भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का दरवाजा है और यहीं से आगे का रास्ता निकलेगा, तो पूरी ताकत झोंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता दिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके साथ आज दिन भर हमने कर्नाटक में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग जगहों पर रोड शो इनके साथ देखा है। लेकिन परीक्षार्थी एग्जाम के लिए आता है तो कई बार उसको ये भय सताता है कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो बजरंग बली को याद करता है। क्या बीजेपी बजरंग बली के सहारे इस बार चुनावी मैदान में आखिरी वक्त में ये मान रही है कि आप ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि बजरंग बली नैया पार लगा देंगे? देखिए अंजना जी, यहां उल्टा हुआ है। हमने याद नहीं किया है, कांग्रेस ने याद किया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को अपमानित करने वाली ये बात न रखती तो क्या मुद्दा होता? उन्होंने तुष्टीकरण कर वोट कंसोलिडेशन के लिए ये प्रयास किया, मगर जब कंसोलिडेशन के लिए कोई एक प्रयास करता है तो कंसोलिडेशन एक और का नहीं होता है। शायद कांग्रेस वालों के गणित में ये नहीं रहा, अब इनके हाथ में बात नहीं रही। लेकिन आपने भी तो मुस्लिम आरक्षण एन वक्त पर सर चुनावों के पहले कहा कि हम इसको खत्म करेंगे। देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे 6% देंगे। पहले एक बात सुनिए ना, हाँ। मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, आज से नहीं दशकों से है। इसमें हमारा छुपा हुआ स्टैंड ही नहीं है। इस देश के संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता, और ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है, संविधान का स्पिरिट। वो गलत था, ये बात ठीक है कि हमें इसको रद्द करने में थोड़ी देरी हो गई, परंतु हमारा स्टैंड कोई आज का नहीं है। राजनीति में हमारा स्टैंड बहुत पुराना है, क्योंकि ये संविधान की स्पिरिट, जो मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं वो संविधान के स्पिरिट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी का तो अगर हम मूल बिंदुओं पर जाए तो 3 बातें आप लोग हमेशा कहते थे: राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और आपका भाषण देश की संसद में अनुच्छेद 370 के दिन कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, और तीसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या बात है कि बीजेपी राज्यों में इसको धीरे धीरे ला रही है? उत्तराखंड हो, हिमाचल, तमाम जगहों पर आपने जिक्र किया है, गुजरात में भी, अब कर्नाटक में भी चुनाव के टाइम मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। गृह मंत्री को देश भर में एक साथ यूसीसी लाने से क्या रोक रहा है? ऐसा है कि यूसीसी ये भारतीय जनता पार्टी का अकेले का एजेंडा नहीं है। ये भी संविधान का एक आर्टिकल है, जिसके अंदर संविधान सभा ने इस देश की विधायिका और इस देश की संसद से एक अपेक्षा की है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में कॉमन सिविल कोड हो। अब ये संविधान के स्पिरिट को भारतीय जनता पार्टी ने सालों से अपने चुनावी एजेंडे में रखा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव है, क्योंकि ये राज्यों और केंद्र का साझा विषय है, कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए राज्य भी कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले कुछ राज्य इस पर कोई कमेटी बनाए, सभी लोगों के विचार सुने जाए, एक मसौदा बने और इसके आधार पर कोई राज्य कानून बनाए, जिसको देश की अदालतों की परीक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा, और एक सार्वजनिक बहस के माध्यम से इस कानून पर देश भर में चर्चा भी होगी, और उसके बाद पूरे देश का एक कानून बनाया जाए। इतना बड़ा परिवर्तन एक सार्वजनिक बहस के बाद करना ही देश के लिए उचित होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात 3 जगह पे कमेटी बनाई है। कर्नाटक में भी हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है कि हम कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक कमेटी बनाएंगे, सबको सुनेंगे और एक मसौदा लेकर कर्नाटक की विधानसभा में जाएंगे। क्या बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट चाहिए? ई ईश्वरप्पा साहब जो आपके नेता है सर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। चलिए, गृह मंत्री आपको क्या लगता है? तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस स्टेटमेंट दे दिया है कि इनके व्यक्तिगत विचार है। अब आते हैं सोनिया गांधी के उस मुद्दे पर सर, जो कि देश में काफी बड़ा हो रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री ने भी उस पर बोला है, जो उन्होंने सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी का इशू कर्नाटक का उठाया है।
यहाँ पर कन्नड़ आइडेंटिटी को लेकर, मराठी आइडेंटिटी को लेकर कई जगहों पर आप भी जिन इलाकों से गए हैं, बेलगावी में भी है, बीजेपी इसको बड़ा इशू बना रही है क्या? वो जो उन्होंने सॉवरेनिटी की बात कही है, ये बीजेपी का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू है, देश की संसद का इश्यू है। देश की सार्वभौमिकता के अंदर हमारे संविधान को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि सब राज्यों की आइडेंटिटी को सुरक्षित करने की प्रोविजन है। सब राज्यों की भाषा, सब राज्यों की संस्कृति, सब राज्यों के आचार विचार, खान पान और भूषा, वेशभूषा, इस सब को समाहित करते हुए देश के सार्वभौमत्व की व्याख्या की गई है। परंतु वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए राज्यों के सार्वभौमत्व को सुरक्षा करेंगे। जो ट्वीट मैंने देखा है, वो ट्वीट का अर्थ तो यही निकलता है, अगर ये अर्थ है तो बिल्कुल संविधान की भावनाओं का अवमानना है, अपमान है, संविधान की स्पिरिट का अपमान है। और ये भारतीय जनता पार्टी का इश्यू नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इश्यू नहीं, देश के संविधान में मानने वाले सभी देश के देशभक्त नागरिकों का इश्यू है। चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा गया है, तो क्या बीजेपी इस पर कुछ एक्शन लेने की भी सोचेगी? एक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। मैंने अभी इसकी पॉसिबिलिटीज या इस पर किसी से चर्चा नहीं की है, परंतु हर देशभक्त व्यक्ति ने इस बयान की घोर निंदा करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि बजरंग बली के बाद ये तीसरा इशू मिल गया है आपको? नहीं, इश्यू का सवाल नहीं है। आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में देखती? पॉलिटिक्स में तो हम हैं, आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? ये देश की संविधान की स्पिरिट के अपमान का सवाल है। इससे पहले भाषा को लेकर भी बीजेपी बहुत आक्रामक हुई थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, फिर उनके बेटे ने भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा था, तो ये भी एक इशू क्या इस बार? ये 3 इमोटिव इश्यूज आपके लिए सबसे बड़े दिखते? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग करें। सोनिया जी ने भी करा है, राहुल जी ने भी करा है, प्रियंका गांधी ने भी करा है। ढेर सारे कांग्रेस के नेता अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग करें। कोई मर जाने तक की बात कर देता है, परंतु जितनी बार भी ऐसे प्रयास उन्होंने किए, हर बार प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी के लिए जो शब्द के प्रयोग किए हैं, कर्नाटक की जनता जरूर इसको पसंद नहीं करती है। मैंने प्रचार के दौरान भी देखा है, और उसका कर्नाटक की जनता जब अपना मत प्रदर्शित करेगी तब भी इसका रिएक्शन देखने को। यहाँ पर लेकिन आप, चूंकि आप हर राज्य में प्लानिंग करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, यहाँ पर लिंगायत, मोगालिका, दलित, मुस्लिम वोट हर अपनी अहमियत रख रहा है। 17% लिंगायत, 87% लिंगायत समुदाय ने आपको लोकसभा में और लगभग 60% से ऊपर लोगों ने विधानसभा में दिया था। जगदीश शेट्टार, क्या आपको लगता है, और येदुरप्पा जी का थोड़ा साइलेंट हो जाना, आपने उनके बेटे को सीट दिया, टिकट दिया है शिकारीपुरा से, लेकिन आपको लगता है कि आपके ये 2-3 दिग्गज लिंगायत नेता जो है, उनके हटने खिसकने से आपको दिक्कत होगा? येदुरप्पा जी इस आयु में रोज 4 सभाएं कर रहे हैं, और शायद भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सभा करने वाले नेता श्री येदुरप्पा जी होंगे। जहां तक शेट्टार जी का सवाल है, शेट्टार जी स्वयं अपनी सीट पर लास्ट टाइम की जीत से डबल मार्जिन से हारने जा रहे हैं। अब जो व्यक्ति अपनी ही सीट हार जाएगा, दूसरी सीट पर क्या प्रभाव छोड़ेगी? और सऊदी साहब भी जो आपकी पार्टी छोड़ के, लक्ष्मण सवदी भी हारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया है। क्या हम टिकट देते तो ये लोग बाहर जाते? क्या नहीं जाते, परंतु हमने एक स्टैंड लिया है कि लक्ष्मण सवदी जी विधान परिषद के सदस्य थे, और जो बनने वाली विधानसभा है उसके आयुष्य तक वो सदस्य रहने वाले थे, तो दूसरे कार्यकर्ता को क्यों मौका नहीं देना भाई? और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना था तो विधान परिषद का टिकट क्यों लिया? शेट्टार जी ने स्वयं तय कर दिया कि मैं बोम्बई जी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। अगर बोम्बई जी के मंत्रिमंडल में आपको शामिल नहीं होना है तो एमएलए बनकर क्या करोगे? 6 बार बन लिए, नए कार्यकर्ता को मौका दो, और इसका कोई जवाब नहीं है। आपको लगता है लिंगायत समुदाय आपके साथ ही इस बार भी बना है? निश्चित रूप से। देखिए, इतने
कांग्रेस के इतने बड़े सत्ता के पास्ट में कर्नाटक में कांग्रेस ने 2 ही बार लिंगायतों को मुख्यमंत्री बनाया। निजलिंगप्पा जी को बनाया और वीरेंद्र पाटिल को। निजलिंगप्पा जी को इंदिरा जी ने अपमान कर कर बाहर निकाला और राजीव गांधी जी ने वीरेंद्र पाटिल को, जबकि वो बीमार थे। तो हमेशा कांग्रेस ने तो अपमानित करने का ही काम किया है। 113 सीटें सर, जब पिछली बार भी आप लोग जीते तो एक बार में नहीं जीत पाए थे, लेकिन क्या आपको ऐसा फैक्टर लगता है जिसकी वजह से इस बार जनता आपको, और मैंने आपको देखा सर रोड शो में आप हर जगह कह रहे हैं कि 2024 में आप नरेंद्र मोदी के लिए वोट कीजिए, तो क्या अभी से ही 2024 के लिए भी अमित शाह जी ने अपना शुरू कर दिया कैंपेन? देखिए, 4 साल तक यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार चली है। 4 साल में कर्नाटक के हर क्षेत्र को समाहित करने वाले एक सर्वस्पर्शीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को कर्नाटक की जनता ने अनुभव किया है। और 4 साल में मोदी जी की गरीब कल्याण की ढेर सारी योजनाओं में मैं ओवरलैपिंग को निकाल दूं तो भी लगभग 50 लाख परिवारों ने इसका फायदा लिया है। और मैं मानता हूं डबल इंजन सरकार का फायदा का मतलब उनको मालूम पड़ गया है और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वोट बैंक जनरेट हुई है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णायक मतदान करेगी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए निर्णायक मतदान। सर, शुक्रवार को आपने चुनावी प्रचार पूरी तरह से रोक दिया था और आप मणिपुर के मुख्यमंत्री से, तीनों जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे। क्या हम माने कि स्थिति वहां पर अब सामान्य है? और मणिपुर की जनता को क्या संदेश जी, आज कोई घटना नहीं हुई है और मैं मणिपुर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि सबने धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। अदालत ने एक आदेश दिया है, इस आदेश के बारे में हम सभी से चर्चा कर मणिपुर सरकार कोई उचित ही फैसला लेगी। सारे स्टेक होल्डरों से चर्चा किया जाएगा, किसी को इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। गृहमंत्री जी, पूरे दिन का कैंपेन ट्रेल साथ आपके साथ हमने देखा और तमाम सवालों के आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।